नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत लगातार सुधारने में लगी योगी आदित्यनाथ सरकार उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना चाहती है और इसके लिए बड़ा कदम भी उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में वर्चुअली तौर पर प्रदेश के 50,10,000 से ज्यादा अन्नदाता किसानों को अंश प्रमाण पत्र वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान अपने परिश्रम से प्रदेश में खुशहाली ला रहा है। यूपी की बढ़ती अर्थव्यवस्था में किसानों की अहम भूमिका है। हमारी सरकार के कार्यकाल में किसानों को तकनीकी से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के गन्ना किसानों को माफियाओं से मुक्ति दिलाई है। हर स्तर पर तकनीकी के उपयोग से गन्ना माफियाओं को खत्म करने में सफलता प्राप्त की है। बीते 5 वर्षों में रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया गया है। अन्नदाता किसान हमारे लिए सदैव से वरीय रहा है, सम्मानीय रहा है। और फिर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, और उसमें भी उत्तर प्रदेश जिस पर प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है, उस राज्य के माध्यम से न केवल राज्य की 25 करोड़ की आबादी का, बल्कि देश और दुनिया के अन्न के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के अन्न के माध्यम से उनका पेट भरने की क्षमता अकेले हमारा उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान रखता है। सर्दी बरसात की प्रवाह के बगैर निरंतर अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश और देश के अंदर खुशहाली लाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है तो हमें तकनीक को अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। और ये तकनीक गन्ना विभाग ने इसलिए अपनाई, राज्य सरकार ने इसलिए इस तकनीक का उपयोग किया। जैसे हमारे लगभग 50 से 55 लाख जो गन्ना किसान हैं, इन गन्ना किसान भाइयों और बहनों को किसी गन्ना माफिया की चपेट में ना आना पड़े और इनके परिश्रम का सही लाभ इन्हें प्राप्त हो सके। तकनीक अगर नहीं होती, हमारे लिए चुनौती होती। चीनी मिलें नहीं चल पाती, गन्ना माफिया हावी हो गया होता। और इसीलिए आपने देखा होगा, जब इस तकनीक को अपनाया गया, आम गन्ना किसान, जो सच्चा गन्ना किसान था, उसने स्वागत किया। लेकिन गन्ना माफियाओं ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों ने विरोध किया। जो लोग नहीं चाहते कि किसानों के हित हो, वे लोग प्रोपेगेंडा ज्यादा कर लेते। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर राजधानी से सटे बाराबंकी जिले में भी खाद्य एवं रसद और नागरिक का आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही बाराबंकी की जनता से वादा किया कि जल्द ही बाराबंकी जिले में भी दूसरे जिलों के तर्ज पर मेडिकल कॉलेज बना दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महादेवा के पर्यटन विकास के लिए भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृत कराकर विकास को और गति दी जाएगी। इस दौरान सतीश शर्मा ने प्रदेश की पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार पर भी निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निरंतर सरकार ने परिश्रम की पराकाष्ठा को करते हुए आम जन के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करने का काम किया। आज हम कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल 2017 और 22 के बीच में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया और आम जनता का मन और विश्वास प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बना, और उसी के नाते 2022 में भारी बहुमत के साथ विभिन्न प्रकार के जो लोभ लालच और एक तरीके से कह दीजिए लोगों को गुमराह करने के बाद भी लोगों का विश्वास मोदी और योगी जी के नेतृत्व में बना रहा। वाराणसी में शशि प्रताप ने जैसे ही नई पार्टी के गठन का ऐलान किया, राजधानी में सुभाषपा अध्यक्ष के सिंहासन को जोरदार झटका लगा है। आपको बता दें कि सुभाषपा से अलग होकर शशि प्रताप ने राष्ट्रीय समता पार्टी के गठन का खुला ऐलान कर दिया है। इस दौरान शशि प्रताप सिंह ने ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर पर अपने मुद्दों से भटक गए हैं। सपा से गठबंधन के बाद पार्टी की विचारधारा में भी तब्दीलियां आई हैं और तो और 2022 विधानसभा चुनाव में सपा की हार का मुख्य कारण ओपी राजभर खुद हैं।
और साथ ही अपनी पार्टी का एजेंडा भी उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा, हमारा सबसे अहम मुद्दा पूर्वांचल को अलग राज्य बनाना रहेगा। इस दौरान शशि प्रताप ने 17 जुलाई को एक और बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। बड़ा धारा नहीं अलग हुआ है, पूरा धारे अलग हो गया। अरे ओम प्रकाश राजभर के पास शशि प्रताप सिंह को लोग ने जानता था, अब उनके पास बचा क्या है? 38,000 वोट संजय यादव जी सीपुर विधानसभा में चुनाव लड़के पाए थे और राजभर का वोट था, और इस बार उनका पुत्र गया लड़ने के लिए 6,000 वोट मिला वहां पे, तो कहाँ उनके साथ कोई रह गया? पूरा धारा अलग हो गया। अभी तो आज लोग देख रहे हैं हमको ना कि शशि भैया का करत हो, का बोलत हो, कितना मजबूती हो। अब कल तो देखिएगा लाइन लग जाएगा। 3 पूर्व विधायक, अब वर्तमान में एक विधायक आज ही आने को तैयार थे। हमने यार एक ही दिन पूरा पिक्चर दिखा दे वो तो मजा गड़बड़ हो जाएगी। इसको पार्ट वाइज में पिक्चर दिखाया जाए हम लोग। इसीलिए पिक्चर का क्या नाम है आपके? राष्ट्रीय समता पार्टी, जिसमें सबको एक समान हक, हिस्सा, अधिकार और सम्मान मिलेगा, सबको एक बराबर सब लोग रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। जयंत ने अपनी पार्टी के विधायकों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि वो अपनी निधि का 35% पैसा सिर्फ दलितों की बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करें। इतना ही नहीं, जयंत ने विधायकों से ये भी कहा कि वो सदन में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के मुद्दे भी जोरों शोरों से उठाएं। पत्र में जयंत चौधरी ने लिखा कि जब तक समाज के कमजोर वंचित तबके तक ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ न पहुंचे, तब तक बड़े सामाजिक सुधार और सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायकों को यह निर्देश दिया है कि वो अपनी विधायक निधि का 35% धन अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए खर्च करने का काम करें। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के जो विधानमंडल दल के नेता हैं उनको पत्र लिखा है। वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और रामपुर सदर से विधायक आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अंतरिम जमानत पर बाहर आए आजम खान के साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा भी ईडी के रडार पर हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार को ईडी की टीम ने लखनऊ के कार्यालय में तलब किया था, लेकिन अब्दुल्ला आजम लखनऊ ईडी के सामने पेश नहीं हो सके, जिसके बाद अब विभाग की ओर से अगली डेट दी जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान अब्दुल्ला आजम के जो वकील हैं उन्होंने गैर हाजिरी के लिए एक एप्लीकेशन दायर की थी, जिसके बाद ईडी अब अगली तारीख देगी। यूपी के पशु चिकित्सा विभाग से जुड़े अफसरों ने पशुओं के इलाज के लिए जरूरी दवाओं, सिरिंज और उपकरणों की खरीद में बड़ा घोटाला किया। शुरुआती जांच में करीबन 50 करोड़ रुपए की दवा और सामग्री मनमाने खरीद दाम पर खरीदी गई। इसके साथ ही दवाओं की गुणवत्ता भी जांच में घटिया पाई गई है। राजकीय विश्लेषक की जांच में दवाएं घटिया होने के खुलासे के बाद पहले तो मामला दबाने की कोशिश हुई, लेकिन आधा दर्जन दवाएं मानक के अनुरूप नहीं मिली तो विभाग ने तहकीकात शुरू कर दी। साल 2021-22 में खरीद के दौरान निदेशक रोग नियंत्रण पद पर डॉक्टर इंद्रमणि और डॉक्टर आरपी सिंह थे। जैम बायर की जिम्मेदारी डॉक्टर जेपी वर्मा के पास थी। सभी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। शनि एकादशी की देर शाम मुड़िया पूर्णिमा मेले में गिरिराज परिक्रमा करने को श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। परिक्रमा मार्ग पर एक लंबी लाइन देखने को मिली। तीर्थ स्थल गोवर्धन धाम में एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक लगातार श्रद्धा की पावन धारा बहती रहेगी। एकादशी से पूर्णमासी तक करोड़ों की तादाद में देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सप्तकोशी परिक्रमा मार्ग में अनवरत बहती भक्ति रस धारा में श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। गोवर्धन धाम के प्रमुख मंदिर विद्युत सज्जा से झिलमिला रहे हैं। आज श्री कृष्ण लीला मंच में सावन झूला लीला मंच का मंचन किया गया। श्री कृष्ण धाम वृंदावन के रसाचार्य स्वामी मोहन श्याम के भजनों पर परिक्रमार्थी झूमते गाते नजर आए। कांवड़ यात्रा के लिए जनपद में खासा तैयारियां की जा रही हैं। मेरठ में तैयार हो रही बुलडोजर कांवड़ को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय मिलकर इसके युवा मिलकर के तैयार कर रहे हैं। ये कांवड़ 15 जुलाई तक बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। इसके लिए
युवा तकरीबन 5 दिनों से इस कांवड़ को बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए लकड़ियों को छीलकर बुलडोजर की तरीके से कांवड़ को तैयार किया जा रहा है। क्षेत्र के युवा बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का काम देखने के बाद ही सभी मिलकर कांवड़ तैयार कर रहे हैं। मोहल्ले के मुस्लिम परिवार भी इस काम में सहयोग कर रहे हैं। युवा ही नहीं, बच्चे भी कांवड़ को बनाने में जो सहयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले से ये मान्यता है कि यहाँ गंगा जमुनी तहसीब की मिसाल हमेशा से देखने को मिलती है। यहाँ ईद, मुहर्रम, होली, दिवाली सभी लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। भले मुस्लिम परिवार कांवड़ लेकर नहीं जाते, लेकिन वो इसकी तैयारियों में ज़रूर मदद करते हैं। भारतीय रेलवे समय समय पर अपनी आय बढ़ाने के लिहाज से तमाम कोशिशें करता रहता है। आगरा रेल मंडल ने 3 महीने में 13.07 करोड़ रुपए टिकट जांच में वसूले हैं। रेलवे इसके लिए स्टेशन और ट्रेन के अंदर टिकट चेकिंग अभियान चलाता रहा है और अर्थव्यवस्था की पहली तिमाही में उत्तर मध्य रेलवे ने 51 करोड़ से ज़्यादा की आय अर्जित की है, जिसमें आगरा रेल डिवीज़न ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। आगरा रेल डिवीज़न ने 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आय अर्जित करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। उत्तर मध्य रेलवे को 3 महीने में 52 करोड़ का राजस्व हासिल हुआ है। अगर आप ट्रेन में सफ़र करने जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। इसके लिए आपको निश्चित रूप से टिकट लेनी चाहिए और समुचित टिकट लेनी चाहिए। रेलवे द्वारा एक सघन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें बेटिकट यात्रियों पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। आगरा रेल डिवीज़न ने इतिहास रच दिया है। पिछले 3 महीने के अंदर आगरा रेल डिवीज़न द्वारा 10 करोड़ की आय अर्जित की गई है। यह एक अपने आप में रिकॉर्ड है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जो भी यात्री बेटिकट यात्रा करते हैं उन्हें सावधान होना चाहिए और इसके तहत उनके ऊपर भारी जुर्माना के साथ साथ जेल भी हवा खानी पड़ सकती है। इसके लिए जनता टीवी आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि अपनी समुचित टिकट लेकर ही गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत बीजेपी पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंच सके, इस विषय पर मंथन हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार ने बहुत से काम किए हैं, उन कामों को जनता तक पहुंचाने का काम सभी पदाधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में आने वाले समय में और बेहतर काम किए जाएं, इसको लेकर हमने चर्चा की है। 100 दिनों में हमारे 100 दिन समर्पण के प्रयास के और संकल्पों को धरातल पर उतारने की एक आधारशिला के दिन 100 दिन है और 100 दिनों में हमने अनेकों निर्णय भी लिए हैं। अनेकों निर्णयों के लिए आगे के लिए रूट मैप बनाया है। उसकी चर्चा हमने सभी अपने जो हमारे ज़िले के पदाधिकारी आए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं, हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उन सभी से चर्चा की और सभी लोग चूँकि सरकार के सहयोगी के रूप में सरकार के साथ चलने का काम उनके द्वारा होगा। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन सभी को पहुंचाएंगे। और समान नागरिक संहिता पर जो हम कानून बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, उसकी चर्चा हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति तक जानी चाहिए। उसके लिए भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी सभी लोग काम करेंगे। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने राज्य सरकार पर खनन प्रेमी होने का आरोप लगाया। लालकुआं के देवरामपुर क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर में खनन की परमिशन दिए जाने पर सवाल उठाते हुए दीपक बलूटिया ने कहा कि इस सरकार को बेरोजगारी, महंगाई दिखाई नहीं देती, बल्कि सरकार का ध्यान केवल खनन में नजर आता है। देवरामपुर और लालकुआं के बीच में एलिफेंट कॉरिडोर 2.4 किलोमीटर में जिस तरह से पीसीसीएफ ने अनुमति दी है खनन की, तो उससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार का खनन प्रेम, सरकार को जो जन मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं है, संज्ञान नहीं है, जो कि नियम विरुद्ध काम है। क्योंकि उनको आरबीएम दिख रहा है, उनको रेता दिख रहा है, उनको बजरी दिख रहा है, उनको उत्तराखंड के बेरोजगारों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, उनको महंगाई की गूंज नहीं सुनाई दे रही कि लोग त्राहिमाम हो चुके हैं।
मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा लगातार गरजते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मसूरी प्रशासन एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इस क्रम में आज मसूरी के सबसे पुराने और सबसे व्यस्ततम बाजार लंढोर में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने का अभियान चलाया गया, जिसमें कई दुकानों को चिन्हित किया गया। साथ ही जिन हवा घरों पर कई सालों से कब्जा हो रखा था, उन सभी हवा घरों पर कब्जा किए हुए लोगों को तत्काल खाली करने के निर्देश भी जारी हुए हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं, मसूरी की सड़कों को जो क्लीन करना है, इंक्रोचमेंट से मुक्त करना है, एक ड्राइव एडमिनिस्ट्रेशन की जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं कि सड़कें और जो नगर पालिका या गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाया जाए। तो पिछले 7-8 दिन से अभियान। वहीं हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें महिला मोर्चा के विस्तार को लेकर चर्चा भी हुई है और विस्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकारी अध्यक्ष मंजू तिवारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में 11 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि आने वाले समय में महंगाई, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलनरत नजर आएंगी। साथ ही आम आदमी पार्टी राज्य में आने वाले हर चुनाव में प्रतिभाग करने वाली है। पार्टी अब राज्य के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचकर आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित करना शुरू करेगी। हमारी कोशिश होगी कि हम जनता के बीच में जाएं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव को लड़ा जाए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर चुनाव में भागीदारी करेंगे तो लोगों तक पहुंचेंगे और जब हमें जनमत मिलेगा तो फिर हम अपनी नीतियां बनाएंगे। आज इसी कड़ी में हमने जो है कि उत्तराखंड में महिला मोर्चा का गठन किया है, जिसमें 3 कार्यकारी प्रदेश के अध्यक्ष बनाए हैं और 3 उपाध्यक्ष बनाए हैं, एक संगठन महासचिव बनाया है, एक संगठन समन्वयक बनाए हैं और 3 प्रदेश सचिव बनाए। अब इन महिलाओं की ड्यूटी है कि इनको अपने अपने क्षेत्र में प्रभार दे करके ये आगे जिलाध्यक्ष और उनका गठन करें। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा। महिला कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष रही और मौजूदा प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के अंदर अंतरकलह और बड़े नेताओं के बीच चल रही आपसी खींचतान के चलते कांग्रेस के इन 2 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि वो पिछले 45 सालों से कांग्रेस में सेवा दे रहे थे, लेकिन आज मन बहुत आहत है। मैंने अपने जीवन के 45 साल कांग्रेस पार्टी को दिए। अब कांग्रेस के जो हालात हैं वो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। उधर कमलेश रमन ने भी उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस में कहीं गुटबाजी नहीं है और इस समय संघर्ष का समय चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता चला है कि उन लोगों ने इस्तीफा दिया है, देने की मतलब बात चल रही है। वही आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है। बाकी अब किन कारणों की वजह से ये बात यहाँ तक पहुँची, इसका अभी संज्ञान में लेंगे और अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी सही नहीं है। अभी हम आज का इंतजार करेंगे। बाकी हमारे कुछ लोग हमारे जो साथी हैं उन लोगों से वार्तालाप। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।